नाउ बिफोर वी गेट इनटू दिस वर्ल्ड कप, मैं सबसे अर्ज करूंगा आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहां जाइए और वहां पे भी ज्वाइन करिए हमें। और यहाँ से हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जहां पे हमें कुछ मॉन्स्टर्स का राइज होते हुए दिखता है। एक मॉन्स्टर रहेंगे विराट कोहली, जो कि इस बांग्लादेश वाले मैच में आके फाइनली अपनी वो मच अवेटेड 100 मार देते हैं amidst a bit of controversy also, जो कि एक थोड़ा controversial topic रहेगा going forward, and हम लोग इसको बहुत ही logically address करने का try करेंगे। I would really request कि आप जितने भी listeners हैं अपना personal bias for और against कोहली मत लाइएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा logically analyze करने का try करते हैं कि कोहली का intention क्या होगा वहाँ पर। एक और बहुत बड़े सुपरस्टार थे मोहम्मद शामी, उनका भी अभी आना होगा, वो भी एक मॉन्स्टर निकल के आते हैं। सो बांग्लादेश वाले मैच में क्या होता है, पुणे में मैच था ये, एंड बांग्लादेश की बैटिंग पहले होती है। पहले के 5 ओवर काफी साइलेंट जाते हैं, बट देन दे स्टार्ट बैटिंग रियली वेल। और एक बहुत ही पिवटल मोमेंट आता है जो कि मुझे लगता है एंड में जाके हमें बहुत चुभता है। उस टाइम पे प्रॉब्ली इतना नहीं लगा था, बट एंड में जाता थे बहुत ज़्यादा चुभी वो चीज़ बात, जब हार्दिक पांड्या अपना ओवर डाल रहे होते हैं एंड जब वो बैट्समैन होता है वो सीधा स्ट्रेट खेलता है एंड हार्दिक पांड्या अपने पैर से रोकने जाते हैं उस बॉल को, पर वो लैंड ऐसे करता है उनका पैर कि उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, जिसके चलते उस टाइम पे भी जब वो गिरे थे तब उन्हें खुद भी शायद ये लगा था कि वो वॉक कर लेंगे, बट जैसे ही वो उठे फिर वो एकदम से वापस लड़खड़ा गए। विराट कोहली उनके साथ खड़े थे एंड इसके चलते वो मैच भी कंप्लीट नहीं कर पाते, उन्हें बीच मैच में जाना पड़ता है। एंड उस टाइम पे भी आई थिंक सबको ऐसा लगा था कि चलो शायद ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1-2 मैचेस मिस करेंगे शायद फिर वापस आ जाएंगे। एंड उस टाइम पे रिपोर्ट ये चीज़ ऑफिशियली भी यही आई थी कि वो 2-3 मैचेस के लिए आउट है, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। बट इवेंचुअली टर्न्स आउट कि हार्दिक पांड्या का वो लास्ट मैच होने वाला था वर्ल्ड कप का, पूरे वर्ल्ड कप, और इसकी वजह से इंडियन टीम का कॉम्पोजिशन अगले मैच से एकदम ही चेंज होने वाला था फॉर दिस मैच। अब क्योंकि शार्दुल ठाकुर हमारे 6th बॉलिंग ऑप्शन थे, एंड दिस इज व्हाई यू ऑलवेज नीड एन एक्स्ट्रा बॉलर इन द टीम। यू कैन नॉट जस्ट हैव 5 बॉलर्स, नेवर एवर। वो जमाना गया व्हाइट बॉल क्रिकेट में। उसके चलते शार्दुल ठाकुर को बड़ा स्मार्टली रोहित शर्मा यूज करते हैं। वंस अगेन अ वेरी स्मार्ट रोटेशन ऑफ बॉलर्स बाय रोहित शर्मा। यहां तक रोहित शर्मा की कप्तानी पे कोई सवाल था ही नहीं, इसीलिए हम इतना डोमिनेट भी कर रहे थे। सिर्फ सिराज वंस अगेन वाज नॉट क्लिकिंग एग्जैक्टली। एंड सिराज का भी ना थोड़ा सरप्राइजिंग था लोगों के लिए, क्योंकि अभी एशिया कप में तो भाई ऐसी गजब परफॉर्मेंस लेके आ रहा है वो आदमी, फाइनल में ऐसे सिंगल हैंडेडली पेल दिया। बट वर्ल्ड कप स्टार्ट होते ही, एंड प्रॉब्ली ये ना हाइंडसाइट में हम लोग कह सकते हैं दैट वाज द पॉइंट, उसके बाद से सिराज never quite looked the same. उसके बाद से इस परफॉर्मेंस there's an argument to be made on the other hand also, वो मैं अभी कवर करूंगा। Okay. But मेन बात थी कि जब इंडिया की बैटिंग आती है, once again the approach that they had, रोहित शर्मा फिर से भाई मतलब there's a reason why people still make this shout कि शायद मैन ऑफ टूर्नामेंट डिजर्व करते थे वो भी। I think वही है ना कि वो बॉल 1 से बॉलर्स के पीछे जाते हैं, एंड जब इनिंग स्टार्ट हो रही होती है तो आपके एकदम प्राइम जो बॉलर्स होते हैं वो आते हैं बॉल करने, एंड उनको टारगेट करना, अपने ऊपर हावी ना होने देना, वो रोहित शर्मा ने इस पूरे टूर्नामेंट में करके दिखाई है। एंड अभी तो चलो ये हम बांग्लादेश की बात करें, अभी मेरा जो फेवरेट मैच आएगा वो आएगा जहाँ पे हमने देखा कि उनका एक वो बहुत टाइम से एक राइवल रहा है जिनने काफ़ी ट्रबल करा उन्हें, और वो उनको कैसे पेलने जाते हैं, पीटने जाते हैं एकदम, वो देखने में बहुत मजा आया था। बट यहाँ पे भी हमें वही अप्रोच देखने को मिलती है कि रोहित शर्मा फ्रॉम बॉल 1 विल गो आफ्टर योर बेस्ट बॉलर्स, एंड उनका कॉन्फिडेंस इतना खराब कर देंगे कि आगे जाके उनसे बॉल ही नहीं डाली जाएगी। यहाँ से उनकी इम्पैक्टफुल 40s की भी वो सागा स्टार्ट हो जाती है। शुभमन गिल भी हमारी 50 मार के देते हैं यहाँ पे, जस्ट हिज सेकंड गेम, और यहाँ पे उन्होंने 50 मार दी थी। श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे थे बट आउट हो जाते, एंड सो वंस अगेन इट बॉयल्स डाउन टू विराट कोहली एंड केएल राहुल। और एक मोमेंट था जब 26 बॉलों पे 26 रन चाहिए थे, और विराट कोहली को भी अपनी 100 करने के लिए 26 रन रह गए थे। वह 26 बॉलों पे 26 रन नहीं चाहिए थे, बॉल तो बहुत ज्यादा बची हुई थी, पहले खत्म कर गया था मैच तो। एंड देन वी स्टार्ट टू सी समथिंग व्हिच वी हैव रेयरली सीन फ्रॉम टीम इंडिया इन अ वर्ल्ड कप। इंडियन टीम सिंगल्स लेना बंद कर देती है। विराट कोहली साइड स्ट्राइक रखने लग जाते हैं, एंड ही स्टार्ट्स डीलिंग इन बाउंड्रीज बिकॉज he wanted that 100। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही था कि जितने रन चाहिए आपको मैच जीतने के लिए उतनी आपको सेंचुरी के लिए भी चाहिए, तो इट वाज लाइक कि ही वाज ट्राइंग टू स्कोर ऑल द रन्स ताकि वो मैच भी जिता दें और फिर सेंचुरी भी हो जाए उनकी पूरी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे थोड़े डर्टी टैक्टिक्स भी यूज होते हैं बांग्लादेश के टाइम या तरफ से। जब एक डाउन द लेग साइड वाइड थी,
एंड केटल ब्रो जो है हमारे देते एम्पायर नहीं वो है। जानबूझ के वाइट देते नहीं है। स्मोक करते हैं उसके बाद, या आई थिंक वो लॉजिक वही था कि स्प्लिट ऑफ द गेम में नहीं था, तो शायद अंपायर का राइट होता है। आई एम Yeah. नॉट श्योर, मैंने रूल बुक में ये देखा तो नहीं है पर्सनली, हो सकता है ये, बट क्या मॉडर्न डे में हमने उसको वाइड होते हुए नहीं देखा है, वो वाइड होती है। अंपायर्स की देन की वजह से उनको एक और मौका मिलता है एंड विराट कोहली एक छक्के के साथ 100 पूरी करते हैं। सवाल सबसे पहली बार यहाँ पे उठा था कि क्या विराट कोहली अपने 100 के लिए खेल रहे हैं? या इज ही सेल्फिश? एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर हम लोग ने जब पॉडकास्ट बनाया था हमने भी थोड़ा क्रिटिसाइज करा था इस चीज़ पे, बट केएल राहुल उसके बाद एक स्टेटमेंट के साथ आते हैं जिसके बाद लगता है कि यार मे बी थिंग्स वर नॉट दैट बैड। एंड केएल राहुल कहते हैं कि विराट कोहली उनसे खुद आके कह रहे थे कि भाई अगर हम सिंगल नहीं लेंगे तो सबको लगेगा कि मैं अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहा हूँ। एंड केएल But he राहुल also initiated the fact that he wanted to score a century. नहीं, सेंचुरी मारना तो हर प्लेयर चाहता है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। द पॉइंट इज कि जब वो सिंगल नहीं ले रहे थे तब केएल राहुल ने कहा कि वो चाहता था सिंगल ले ले, बट मैंने उससे कहा कि यू डिजर्व इट, अभी बहुत सारे ओवर बचे हैं। हमारी जो रन रेट वाला जो बेसिकली एक पॉइंट आता है, अगर आप गेम डीप तक लेके जा रहे हो तो आपकी रन रेट अफेक्ट होगी, बट अभी बहुत ही तगड़े मार्जिन से हम लोग इधर वे जीतने वाले हैं, 7-8 ओवर बचे होंगे एंड में, तो खेल भाई 100 I के लिए खेल। think this is not exactly what happened. जो 100 का इंटेंशन था वो विराट कोहली का ही था, एंड केएल राहुल देन कम्स अप एंड सेज कि अगर वो नहीं बोलते तो मैं खुद ही मना कर देता। उन्होंने इस तरीके से बात करी थी। इट वाज नॉट एज इफ केएल राहुल ने विराट कोहली को सजेस्ट किया था कि हम सिंगल लेना छोड़ देंगे, ये नहीं हुआ था। ओके, मुझे याद है हमने उस टाइम भी पॉडकास्ट में डिस्कस करा था एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी उस टाइम पे, मुझे अभी भी नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि मेन बात है टीम इंडिया का बुरा नहीं होना चाहिए। एंड इसमें बुरा क्यों नहीं हुआ था, आगे एक बार ऐसा मोमेंट आएगा जब रिस्क पे थी टीम, इस मैच में नहीं थी। क्योंकि विराट कोहली ने जब ये सोचा कि मुझे 100 के लिए खेलना है, उसके लिए एक्चुअली हुआ क्या कि अब आप सिंगल तो ले नहीं सकते, तो अब आप और जल्दी एक्सेलरेट करने लगे क्योंकि आप सिर्फ बाउंड्रीज में खेल सकते हो। तो शायद इंडियन टीम जो मैच मान लो 10 ओवर में जीतती, अब वो 8 ओवर में जीत गई, एक एनालॉजी दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली इंडिया का थोड़ा भला ही हो गया इसके चक्कर में, क्योंकि विराट कोहली और तेज खेलने लग गए। तो मुझे लगता है तब कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अगर आपको ऐसे 100 मारनी थी तो। बट आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे लोगों ने क्रिटिसाइज इसलिए करा था क्योंकि फ्रॉम अ प्योरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, और नहीं आनी भी नहीं चाहिए, और मैं इसको आगे प्रूव भी करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ से हम अपने नेक्स्ट मैच में चलते हैं, जो मैच आई थिंक वो थोड़े से पास्ट हॉरर्स को याद दिला रहा था, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। धर्मशाला में मैच था, अ पिच दैट वुड सपोर्ट देयर पेसर्स आल्सो। आई स्टिल रिमेंबर हमने जब प्रीव्यू करा था, जब हमने एक वीडियो निकाली थी जिसमें हमने ये बात करी थी कि हम लोग हर टीम के अगेंस्ट कैसे जीत सकते हैं, एंड वहां पे हमने कहा था कि ये मैच होने वाला है सबसे पहला टेस्ट धर्मशाला में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां पे ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर्स बॉलिंग करेंगे। वहां पे हमारे बैट्समैन कितना उस चीज को रिप्लाई दे पाते हैं उस चीज का, वो देखने वाला होगा। और यहाँ तक इस मोमेंट तक इंडिया और न्यूजीलैंड ही दो ऐसी टीम थी जो कि 4 में 4 मैच जीती हुई थी, दोनों टॉप टीम्स थी, और इंडिया पहली बार अपने नए टेम्पलेट के साथ उतरने वाली थी। अभी तक इंडियन टीम में 8 बैटिंग ऑप्शंस थे, नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर होते थे, और 6 बॉलिंग ऑप्शंस थे इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। कई लोग क्रिटिसाइज करते थे कि शामी को क्यों नहीं खिलाया वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से, मैं आज भी ये बोलता हूँ डिस्पाइट मैन ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस ऑफ मोहम्मद शामी कि वो डिसीजन एकदम सही था शार्दुल ठाकुर को खिलाने का। इन ओडीआईज आपको अब आज की डेट में 8वें नंबर तक बैटिंग और 6 बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जो ओडीआई का गेम है वो एक शॉर्टन्ड टेस्ट मैच नहीं है, वो एक इलोंगेटेड T20 है। अब ज़्यादा रन्स मारने जाते हैं बैट्समैन, और उसके चलते आपको ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस लगते हैं। अगर एक बॉलर का बुरा दिन जा रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती 10 ओवर नहीं कराओगे, वरना आपकी टीम का बहुत घाटा हो जाएगा। सेकेंडली, जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहे थे पूरे वर्ल्ड कप में, और अगर टीम्स को 400 रन बनाने थे तो उसके लिए ऊपर के बैटर्स को एक्सप्लोसिव होना पड़ता है, उसके चलते हुए रिस्क भी ज़्यादा होगा, और ऐसा होगा कि वो आउट भी हो जाएंगे। तो क्या आपके पास उस बैड डे के लिए प्लान बी अवेलेबल है, रिजर्व अवेलेबल है? वो तभी होगा जब नंबर 8 तक बैटिंग ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो ये 2 चीज़ अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही तो फाइनल्स वाले मैच में दोबारा पलट के इनके ऊपर आएंगे। इस मैच में मोहम्मद शामी आते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या बाहर हो गए थे, और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर को हटाते हुए सूर्य कुमार यादव भी आते हैं। आई थिंक नेचुरल था क्योंकि शार्दुल ठाकुर पूरे 10 ओवर तो नहीं डालेंगे हमारे,
सो एक प्रॉपर बॉलर आने ही आने थे एंड देन हार्दिक पांड्या की जगह पे वी हैड टू ब्रिंग समवन लाइक सूर्य कुमार यादव. तो 2 ऑलराउंडर्स की जगह एक बैटर और एक बॉलर आ गया था, विच मेंट अब हमारे पास सिर्फ 7 ही बैटर और 5 ही बॉलर बचे हुए थे इंस्टेड ऑफ 6 and 8. मतलब हर बॉलर को अपने 10-10 ओवर डालने ही पड़ते हैं. और इस मैच में भी हमने वो चीज देखी, जब इंडिया की स्टार्टिंग में रचिन रविंद्र और डैरेन मिचेल ने जो बैटिंग करके दिखाई थी, कुलदीप यादव के पहले 5 ओवर में ऑलमोस्ट 50 रन आते हैं. ये कुलदीप यादव की ग्रेटनेस थी और उनका वो नया वर्जन है कि उसके बाद उन्होंने कम बैक करके अगले 5 ओवर में जो बॉलिंग करके दिखाई वो अलग ही लेवल की थी. देयर वाज दिस वीडियो जहाँ पे कुलदीप यादव को बहुत ही ज्यादा मारा गया था उसमें डैरेन मिचेल और रचिन रविंद्र के द्वारा. उसके बाद वो फील्ड पे खड़े हुए थे एंड किसी फैन ने चिल्ला के कहा था कुलदीप भाई डर लग रहा है एंड कुलदीप यादव वाज लाइक. तो दैट वाज प्रोबब्ली दैट शिफ्ट इन मेंटालिटी जो कि हमें उनकी तरफ से पहले नहीं थी बट अब थी. पर इस पूरे मैच में जिस इंसान ने शो स्टील करा वो थे मोहम्मद शामी. इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेल रहे थे, 5 विकेट ली यहाँ पे. जस्ट लाइक इन 2019 वर्ल्ड कप. मैं वही कहने वाला था यार, आप इनका कैंपेन देखोगे तो आपको लगेगा इनको पहले तो चांस दिया नहीं जाता, बट जब ये आके बॉलिंग डाल देते तो आपको लगता है अब कैसे बाहर कर सकते हैं. हिस्टोरिक कैसे ही बाहर कर सकते हो. 2003 के बाद से जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, इंडिया कभी ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से जीती नहीं थी. दिस वॉज फाइनली दैट मोमेंट जहाँ पे इंडिया जीतने वाली थी. एंड यहाँ पे आके इतना पिविटल वो रोल था शामी का, जहाँ पे बुमराह जैसे प्लेयर्स हैं उसके बाद भी आप लाइमलाइट स्टील कर रहे हो और 5 विकेट ले रहे हो. एक तरीके से सेंचुरी जो हम लोग कहते हैं एक बॉलर के माने जाए तो बॉलिंग टर्म्स में, तो कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ भाई उनका इस पूरी इवेंट में. आई थिंक इजिली मैन ऑफ द मैच थे. हाँ. एंड जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है, वंस अगेन दी मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट, जब रोहित शर्मा स्टेप आउट करके मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट को छक्के लगा रहे थे. दैट स्पोक टू मी ऑन अ डिफरेंट लेवल. ऐसा लग रहा था कि इस बंदे ने वो सारे डर सिंगल हैंडेडली हटा दिए. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं, बट रोहित शर्मा ने जो इनिंग्स खेली है उसके चलते हुए इंडियन टीम इतने कंफर्टेबल पोजीशन पे आ चुकी थी कि फिर वंस अगेन मिडिल ऑर्डर को टेक दैट टाइम व्हिच वाज नीडेड. पता है ये चीज ना वही, एंड दिस गोज हैंड इन हैंड. हमारा मिडिल ऑर्डर इतना टाइम बाद गोइंग इनटू एनी वर्ल्ड कप इतना रिलायबल हो गया था कि हम लोग इतने, एक हमारा जो कैप्टन है जो कि हमारा ओपनर है वो इतना खुल के खेल ही इसलिए पा रहा था भाई क्योंकि पता है कि अगर मैंने स्टार्टिंग में रन मार दिए तो ये लोग संभाल लेंगे और एंड तक ले जाएंगे. एंड वाइस वर्सा, दोनों चीज इंटरडिपेंडेंट है. ट्विस्ट आता है वो ये था कि बीच में गेम रुक जाता है फॉग की वजह से, और आधा मुझे लगता है कि वो बादल आ गए थे बीच में. एंड उसके चलते हुए जब गेम रिज्यूम होता है, श्रेयस अय्यर तो आउट होते ही होते हैं बीच में, बट केएल राहुल भी जल्दी आउट हो जाते हैं इस बार, जो कि दोनों यूजुअली नॉट आउट आ रहे थे. एंड जब स्काई अपना डेब्यू करने के लिए आते हैं तो विराट कोहली उनको रन आउट करवा देते हैं. एंड उसमें गलती विराट कोहली की, क्लियरली विराट कोहली की थी भाई, क्योंकि वो बॉल वॉचिंग कर रहे थे एंड प्लेयर को नहीं देख रहे थे उनके सामने. बट फिर जब इंडिया जडेजा के साथ आती है एंड विराट कोहली और जडेजा की पार्टनरशिप शुरू होती है, जडेजा ने 2019 की याद दिला दी भाई. जो बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है, अनदर वेरी क्लच इनिंग्स बाय जडेजा, जब जरूरत थी तब बैटिंग करके दिखाई. ओडीआईज में जडेजा पे बहुत टाइम से सवाल थे कि अच्छा खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, बट उस टाइम पे आई रिमेम्बर यू सेड दिस इन अ वीडियो कि भाई जब क्लच मोमेंट आएगी तो जडेजा कर जाएगा. एंड इस मैच में डिट्टो सेम वही चीज हुई थी, और आगे भी हमें देखने को मिलेगा 2-3 मैचेस में ऐसा. बट वंस अगेन एक मोमेंट आता है जब इंडिया को जीतने के लिए जितने रन रह गए थे उतने ही रन विराट कोहली को अपनी सेंचुरी के लिए रह गए थे. एंड वंस अगेन वी स्टार्ट सीइंग कि विराट कोहली सिंगल नहीं ले रहे. पता है इस मोमेंट पे, एंड फॉरगिव मी फॉर माय वर्ड्स, देखने में थोड़ा शेमलेसनेस लग रही थी. एंड व्हाई आई से दैट इज बिकॉज अब रील भी बहुत फेमस होती है इस चीज की, जहां पे जडेजा रन लेने के लिए भागे, कोहली ने ऐसे मना कर दिया और फिर हंस रहे दोनों एक दूसरे को देख के. जडेजा को पता है कि क्यों मना कर रहा है, कोहली को पता है कि नहीं लेना रन. एंड वहां पे आपको थोड़ा ऐसा लग रहा था. एंड यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए उठा था इस पूरे सागा पे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये गेम क्लोज गया था भाई. विराट कोहली जब आउट हुए थे, वो आउट क्यों हुए थे? छक्का मारने जा रहे थे. क्यों मारने जा रहे थे? सिंगल ही नहीं सकते, तब बाउंड्रीज ही मारनी पड़ेंगी. तो जिस काम के लिए विराट कोहली हरकत कर रहे थे उसी के चक्कर में आउट भी हो गए अल्टीमेटली. एंड अगर जडेजा उस टाइम पे नहीं चले होते, ये मैच में सच में बता रहा हूं फंस गया होता, बिकॉज नंबर 8 पे कोई बैटर था नहीं इस बार. प्लस ये मैच 48 ओवर तक गया था, तो बहुत ही ज्यादा एंड तक गया था. एंड मैच मतलब लिटरली जब एक तरफ जडेजा है एक तरफ शामी खेल रहा है, तो आपके एकदम ही
ट्रस्ट से कह सकते हो कि नहीं मैच तो हम लोग जीत ही सर जाएंगे। मुझे याद है एक बैक ऑफ लाइन डिलीवरी को जडेजा ने मिड विकेट के ऊपर क्लियर करा था, वो जस्ट छक्का हुआ था, आउट होते तो बचा था वो। ये विराट कोहली की विकेट की बात ही बात है। ओके। अगर वो कैच हो गया होता कोई बैटर नहीं बचा था। तो आप इतने टाइट सिचुएशन में देखो, बांग्लादेश वाले मैच में मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, रन्स बहुत रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, बॉल्स बहुत हैं, पता है आप जीत चुके हो गेम, प्लस आपने टीम का इनडायरेक्टली भलाई कर दिया। ये टाइट मैच में क्यों करना है? प्लस आई थिंक एक चीज़ वो भी होती है ना यार, आपने टाइट मैच में करा तो करा, बट एक ये लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर आप ये करने जा रहे हो, अगर आपने फिर वो पुल ऑफ कर ली चीज़ तो भाई बहुत बढ़िया, फिर लोग कहेंगे नहीं यार ठीक है सेंचुरी मार मुझे दी लगता है बढ़िया तब भी नहीं है। मतलब आई थिंक प्योरेस्ट नहीं कहेंगे, बट जो बाकी लोगों ने अगर एंड में मैच जिता दिया और सेंचुरी मार दी तो लोग ताली बजाएंगे। बात प्योरेस्ट की है ही नहीं मुझे लगता है यहाँ पे, इंटेंट की है। एंड मुझे लगता है काइंड ऑफ, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी भी फैन को ये चीज़ डिफेंड नहीं करनी चाहिए, चाहे विराट कोहली नहीं कोई भी प्लेयर ही कर रहा हो। ये एक टीम स्पोर्ट के कल्चर के खिलाफ है। एंड सेकेंडली रोहित शर्मा ने जो अपने पूरे आखिरी के 2-3 साल की जान दे दी जिस सेंटिमेंट के लिए, आप उसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे दोबारा। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के पहले और वर्ल्ड कप के बाद कितने इंटरव्यूज में बोला कि मैंने 500 मारी थी 19 में, क्या फायदा हुआ? ये इंडिया में 100 का कुछ ज़्यादा ही हवा बना रखा है। मैंने हर किसी को बोल रखा है इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए मत खेलो, वो फियरलेस अप्रोच रखो, चाहे 48 पे हो चाहे 98 पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम का सोचो उस टाइम पे। ये रोहित शर्मा ने खुद के बोल रखा है और वो चीज़ उन्होंने खुद लीड करके दिखाई है। हर मैच में वो 40s में आउट हो रहे थे, पाकिस्तान वाले मैच आराम से 100 कर सकते थे। जब आपका कप्तान ये कह रहा है तो आप टीम की पॉलिसी के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? विराट कोहली का स्लो खेलना या तेज खेलने पे तो अभी हम आ ही नहीं रहे हैं। बात सिर्फ 100 की हो रही है अभी, वो इंटेंशन ही क्यों आ रही है अभी? वाई आर यू नॉट फोकस्ड ऑन द टीम? आई डोंट थिंक आप लॉजिकली इस चीज को डिफेंड कर सकते हो। मोस्टली कमेंट्स अभी ये आएंगे कि तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर वो 100 मार रहा है। प्रॉब्लम है भाई, वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ द गेम, आप ऐसे नहीं कर सकते। प्लस पता है उस टाइम पे ना एक वो डेस्परेटनेस लग रही थी विराट कोहली में कि मुझे वर्ल्ड कप 100 चाहिए यार, एंड वो रिकॉर्ड प्रॉब्ली चाहिए। आई थिंक वो 19 का जो ड्रॉट आया था, जो 50 हो रहे थे, 100 नहीं हो रहे थे, दैट टू इन हिज प्राइम, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बात थी। देख के लग रहा था कि वो चाहते हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश के जब उनकी 100 हो भी गई थी तो जैसे उन्हें सेलिब्रेट करा था, वो देख के लगा था कि यार फाइनली मेरे को 100 मिल गई है। एंड देन ही वाज कंटिन्यूअसली चेजिंग दैट मोमेंट अगेन एंड अगेन इन एवरी मैच गोइंग फॉरवर्ड, एंड इट वाज नॉट अ गुड साइड टू सी। मुझे याद है हमने उस टाइम भी पॉडकास्ट करे थे, लोग गालियां दे रहे थे, बट मैं तो फिर से कहूंगा कि कोई भी प्लेयर ऐसा करे, नॉट जस्ट विराट कोहली। इस केस में वो विराट कोहली नहीं करा तो हम उनकी बात कर रहे हैं, बट कोई भी प्लेयर होता, आपको कभी डिफेंड नहीं करना चाहिए। नो क्वेश्चन ऑन द प्लेयर, हिज कैरेक्टर, हिज कमिटमेंट, ये एक्ट सही नहीं है। एक्ट को और प्लेयर को सेपरेट करके सही चीज़ को अप्रिशिएट और गलत चीज़ को क्रिटिसाइज करना सीखना ज़रूरी है। ये एक स्किल है जो कि आपके पास लाइफ में होना चाहिए, और इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए लोगों के पास। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।